मेरे बच्चों, आज पढ़ेंगे राष्ट्रकवि महर्षि गुप्त के द्वारा लिखित जो आपका चैप्टर है। इसके समस्त खंडों की व्याख्या पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण खंड हैं उन्हीं की व्याख्या हमने ली है। आइए पढ़ते हैं। पहला खंड है पंचवटी शीर्षक है। उसमें कवि ने लिखा है प्रस्तुत छंद में, किस व्रत में है यह व्रति वीर यह, किस व्रत में है व्रति वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। जैसा कि आप लोग पढ़ते आए हैं, प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित पंचवटी शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। इसके रचयिता राष्ट्रकवि महर्षि गुप्त जी। अब इसका प्रसंग, पंचवटी में चांदनी छिटक रही है, एक कुटिया के आगे लक्ष्मण बैठे हुए हैं। उनके विषय में विविध प्रश्न करता हुआ कवि कहता है। व्याख्या, ये धनुर्धर वीर किस कठिन व्रत को धारण किए हुए है। किस व्रत में है यह व्रतिवीर, निद्रा का यूं त्याग किए। मेरे मन में यह प्रश्न रहकर उठ रहा है कि इसने अपनी नींद का क्यों त्याग कर दिया है, अर्थात इस रात में भी यह क्यों जाग रहा है। जहाँ तक इस व्यक्तित्व का प्रश्न है, यह तो राजभवन के सुख पाने योग्य है। पता नहीं यह वैराग्य धारण कर वन में क्यों बैठा है। कहाँ इसका भाव व्यक्तित्व और कहाँ वन की सात्विकता। तो कहता है कि इसका जो भाव है, व्यक्तित्व है, राज सुख के योग्य लगता है, और इस वन में जो सात्विकता है, इस दोनों में समानता नहीं दिख रही है। मैं देख रहा हूँ कि यह एक कुटी का पहरा दे रहा है। यह जिस कुटी का पहरेदार बना हुआ है, उसमें ऐसा क्या धन रखा हुआ है, यह मेरी जिज्ञासा बार बार उभर कर आ रही है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, ये जिज्ञास लिख गया है। आप लोग जिज्ञासा पढ़ेंगे। निश्चय ही इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। अर्थात राम लक्ष्मण जब पंचवटी में वनवास के समय रह रहे थे, तो रात में लक्ष्मण राम कुटी का पहरा देते थे। कवि ने उस दृश्य को देखा है कि वहाँ जो सामने सुशीला है, उस पर लक्ष्मण जैसा धनु धारण किए हुए वीर बैठा है। तो कहता है मन में कि आखिर में ये कुटी है, घास फूस की बनी हुई, इसमें कौन सा धन रखा हुआ है जिस लिए यह वीर पहरा दे रहा है। आगे है, जिसकी रक्षा में इसने अपना शरीर मन और जीवन लगा रखा है। इस प्रकार से कवि ने के सामने एक प्रश्न आके खड़ा होता है। इसका निराकरण वो अगले छंद में करता है। अब हम काव्य का सौंदर्य पढ़ेंगे। नंबर 1, कवि की जिज्ञासा की काव्यपूर्ण अभिव्यक्त इन पंक्तियों में हुई है। भाषा खड़ी बोली, रस शांत, गुण प्रसाद, छंदमात्रिक, अलंकार, अनुप्रास है। यहाँ पे अब पूरा हो गया। जिसकी रक्षा में इसका तन है मन है जीवन है। अब अगला छंद हम पढ़ेंगे। इस छंद में इसका उत्तर है, मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशा चली माया ठहरी। कब बताता है, संदर्भ सबका एक जैसा है, प्रसंग बदलते रहेंगे। तब कहता है कि पंचवटी की रात्रि अत्यधिक आकर्षक है।
यहाँ पर एक सुंदर पर्णकुटीर में राम, सीता और लक्ष्मण रहते हैं। लक्ष्मण वीर वेश में कुटी का पहरा दे रहे हैं। प्रस्तुत अंश में कवि उस धन की महानता का वर्णन कर रहा है जिसकी रक्षा के लिए लक्ष्मण तन मन से लगे। यानी अब समझ में आ रहा होगा कि इस कुटी में कौन सा धन है। कवि आगे कहता है, राष्ट्रकमल से शरणगुप्त जी कहते हैं, तीनों लोकों की महारानी सीता ने इस कुटिया को आज अपनाया। 3 लोक के राजलक्ष्मी ने यह कुटिया आज अपनाई है। वह स्वामी के साथ मृत्यु लोक के सांसारिक दुखों और क्लेशों को समाप्त करने के लिए यहाँ आई है। ये मृत्यु लोक है जिस लोक में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ की परंपरा है कि पति जंगल में रहता और पत्नी राजभवन में रहती तो लोग उस पर उंगलियां उठाते। इसीलिए इस क्लेश मृत्यु लोक के जो है इसको मिटाने के लिए वो साथ में आई हुई है। पंचवटी निर्जन प्रदेश है। रात समाप्त होने में अभी पर्याप्त देरी है। चारों ओर राक्षसों का निशाचरी माया ठहरी। चारों ओर राक्षसों का माया जाल फैला हुआ है। इस कुटिया में रहने वाली सीता वीर वंश की मर्यादा है। नंबर 2 पे यहाँ का इंगित कर रहा है कि वीर वंश की जो नारियाँ होती हैं उनकी रक्षा करना वीरों की मर्यादा कहलाती है। अर्थात जो वीर पुरुष होगा कभी नारियों पे हाथ नहीं उठाता है, यानी उनकी रक्षा करना ही उनका प्रमुख धर्म होता है। और फिर कुल की मर्यादा भी स्त्रियां होती हैं। इसलिए इस कुटी का प्रहरी अत्यधिक वीर होना चाहिए। अब यहाँ काव्य का सौंदर्य। नंबर 1 प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का सजीव चित्रण हुआ है। नंबर 2 भाषा परिमार्जित खड़ी बोली, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास तथा रूपक, छंद मात्रिक। अगला हम इसका छंद पढ़ेंगे। ये छंद है, बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है। ये परीक्षाओं में आ भी चुका है कई बार। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रब बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, सोन श्याम तनुज से उसका नया रूप झलकाता है। इस छंद में यहाँ कवि ने प्रहरी लक्ष्मण को प्रकृति के प्रति आसक्त दिखाया है। वे अपने मन में प्राकृतिक सौंदर्य का अनुमान कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ लक्ष्मण के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया। अब कवि थोड़ा अपने भाव को बदलता है और है बिखेर देती वसुंधरा और नया रूप झलकाता है, इस विषय पर लक्ष्मण के माध्यम से कब कहता है। अर्थात इस बात को लक्ष्मण सोच रहे होंगे और कब उस बात को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। व्याख्या है, लक्ष्मण सोचते हैं कि रात में सबके सो जाने पर यह पृथ्वी चारों ओर मोतियों को बिखेर देती है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। अर्थात ओस की बूंदें ओ लिख गया, सा छूट गया है। ओस की बूंदें मोतियों के समान प्रतीत होती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि मानो धरती ने अपने झोले से मोती बिखेर दिए। क्या हुआ, ठीक, रब बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इसके बाद रात समीप समाप्त हो जाने पर जब प्रातःकाल होता है और सूर्य अपनी किरणों के साथ उदित होता है तो वह इन मोतियों को बटोरकर अपनी गोदी में भर लेता है। 2 इच्छाएं रात कवि ने कल्पना की है, नहीं उपमा दी कि जब रात्र होती है तो सबके सो जाने पर पृथ्वी है मोतियों को बिखेर देती है। अर्थात जो छोटे छोटे घास फूस लगी होती है, इन पर जब इनकी नोकों पर ओस की बूंदें पड़ती हैं और प्रातःकाल की जब किरणें खुलती हैं निकलती हैं तो सूर्य की किरणें 7 रंगों वाली हैं। इन की आभा उन ओस की बूंदों पर पड़ती है तो वो ओस की बूंदें मोतियों के समान
झलकती हुई दिखाई पड़ती हैं। ये कवि की कल्पना है। अब पुनः कहता है कि सूर्य उन मोतियों को बटोर लेता है, अर्थात प्रातःकाल में ओस की बूंदें सूर्य के ताप से सूख जाती हैं। तो कवि ने यहाँ भाव लिया है कि उन मोतियों को बटोरने का काम कौन करता है? सूर्य। और फिर सूर्य क्या करेगा? फिर आगे लेकर कहता है, कवि कहता है सूर्य इन मोतियों को एकत्र करके अपने पास नहीं रखता है, वह इन सारे मोतियों को आराम देने वाली संध्या को अर्पित कर देता है। क्योंकि फिर शाम आती है, क्योंकि कवि का भाव यह है कि सूर्य दिन भर चलता रहता है, थक जाता है, शाम आने पर उसे आराम मिलती है, अर्थात वो उसको अपने कार्य से छुट्टी मिलती है, राहत मिलती है। तो इसलिए वो इन सारे मोतियों को संध्या को दे देता है। अपने संध्या को तो संध्या उसकी होगी, इसलिए वो इन मोतियों को क्या करता है? संध्या को दे देता है। संध्या मतलब शाम। अब संध्या क्या करती है? मानो सूर्य आराम के बदले में मोती सौंपता है। किसको? संध्या को। सूर्य के द्वारा दिए हुए वे मोती आकाश में तारा गणों के रूप में फिर से हमारे नेत्रों के सामने चमकने लगते हैं। तब कहता है कि वो देता है मोतियों को, और जब शाम होती है तब वो आकाश में हमारे सामने तारागण गए तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। कब? उनको मोती बताता है। अब वो आकाश में कैसे पहुंच जाते हैं, आगे वर्णन किया। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संध्या ने, यानी उन तारों को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है, अर्थात मोती रूपी तारों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे संध्या ने अपने श्यामल शरीर को इन मोतियों से सजा लिया हो और उसका नवीन सौंदर्य झलक रहा हो। कब की कल्पना है कि जब सूर्य संध्या को मोती देता है तो संध्या अपने श्यामल शरीर को उन मोतियों से सजा लेती है और फिर सजे हुए वही श्यामल शरीर हमें तारों के रूप में आकाश में दिखाई पड़ता है। तो ये कब की कल्पना है? आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि मोती कैसे बिखेरती है पृथ्वी और सूर्य कैसे बटोरता है, फिर सूर्य उनको क्या करता है, किस लिए संध्या को देता है, संध्या उन मोतियों को क्या करती है। इसमें इतना ही आपको पढ़ना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। कवि ने यहाँ प्रातःकाल के समय धरती का तथा सायंकालीन आकाश का मनोरम अलंकारिक चित्रण किया है। यानी प्रातःकाल उसकी बूंदे पर सूर्य किरणों को पड़ना और शाम होने पर आकाश में ठीक संध्या के समय तारों का चमकना, इनका एक अलंकारिक चित्रण है। बहुत सारे कवियों ने इस पर कविताएं लिखी हैं। भाषा परिमार्जित खड़ी बोली, रस श्रृंगार, गुणमाधुर, छंदमात्रिक, अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक और मानवीकरण। मानवीकरण आपने नहीं पढ़ा होगा, अनुप्रास भी पढ़ा है, उत्प्रेक्षा भी पढ़ा है, रूपक भी पढ़ा है। मानवीकरण जहाँ पे प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन होता है वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। अब अगला हम छंद पढ़ेंगे। अब ये छंद बदल गया है। यहाँ लक्ष्मण के भी सोच का कवि ने वर्णन किया है कि धीरे धीरे 14 वर्ष का वनवास हुआ था, 13 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। लक्ष्मण के मन में ये बात आती है कि बहुत जल्दी ही वनवास का समय पूरा होने वाला है, आगे क्या होगा। और आदि को राज भारत तो वे प्रजात ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न निश्चय होगा सो, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। ऊपर की 3 पंक्तियों में और चौथी पंक्ति हम लोगों के लिए, वर्तमान समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद इन पंक्तियों को कवि ने वर्तमान समाज को लेकर के ही लिखा हो। प्रसंग सीता जी की कुटिया के आगे बैठे हुए लक्ष्मण विचार कर रहे हैं। वनवास की समाप्ति पर जब हम लोग अयोध्या चले जाएंगे तब पूज्य भाई श्री राम को राज का कार्य देखना होगा। राज प्राप्त करने की उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है,
राजभार तो केवल प्रजा के लिए ही धारण करेंगे। राज काज वे प्रजार्थ ही धारण करेंगे। प्रजार्थ मतलब प्रजा के हित के लिए ही धारण करेंगे। कब लक्ष्मण आगे सोचते हैं, इस कार्य में वे कितने व्यस्त रहेंगे इसका मैं अनुमान नहीं कर सकता हूँ। कोई राजा अपने कार्य में कितना व्यस्त हो जाए इसका लक्ष्मण कहते हैं मुझे कोई अनुमान नहीं है। उनकी व्यस्तता ऐसी होगी कि प्रजा के हित चिंतन में वे हमें भी भूल जाएंगे। लक्ष्मण सोचते हैं कि वो प्रजा के हित कार्य के लिए इतने व्यस्त हो जाएंगे कि शायद वो हमको भी भूल जाएंगे। और ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि इस वन कुटी में राम और लक्ष्मण ही हैं। एक दूसरे का जितना ख्याल रखते हैं शायद उतना अयोध्या में जा करके जब राजा बन जाएंगे तो ख्याल नहीं रख पाएंगे। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि भूलना उनकी आदत नहीं है, व्यवस्था होगी। कहते हैं यद्यपि मैं भाई श्री राम को अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि वो मुझे भूल नहीं सकते हैं, उनकी आदत है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था होगी, चाहते हुए भी मेरे साथ बैठ कर के बातें नहीं कर सकते हैं। फिर लक्ष्मण सोचते हैं किंतु हमें इसलिए इसका कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वे लोकोपकार के कारण ऐसा करेंगे। अगर मुझे भूल जाते हैं तब भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो लोक हित के लिए, समाज हित के लिए, राजहित के लिए ऐसा करेंगे तो मुझे कोई दुख नहीं है। परंतु अब ये अंतिम बात बहुत वर्तमान समय के लिए शायद कवि ने लिखी हो, हम सभी को समझना चाहिए और विशेषकर आप लोगों को। कल आप इस देश के कर्णधार हैं, आपके हाथ में इस देश की आपके घर के मुखिया से लेकर के और देश की कोई भी बागडोर संभालने को मिल सकती है, तो इसलिए आपकी समझ में है। परंतु मेरी समझ में ये नहीं आता है, लक्ष्मण कहते हैं, कि लोकहित करने के लिए राजा की आवश्यकता ही क्या है। यानी देश में प्रजा की हित चिंतन के लिए राजा की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। क्या दुनिया के आदमी अपना हित स्वयं नहीं कर सकते हैं? कहते हैं इस दुनिया के आदमियों को तो सोचना चाहिए कि अपने अपने हित का कार्य स्वयं करें। क्या हम, कहने का मतलब है क्या हम अच्छा कर रहे हैं, क्या हम बुरा कर रहे हैं, ये तो ज्ञान सभी को है। वे सभी को ये ज्ञान है तो अपने हित के लिए कार्य करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यदि ये लोग अपना और समस्त लोग का हित कर सकते तो संसार कितना मधुर और सुखद होता। केवल यहाँ पे एक बात लागू हो सकती है, यदि इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने केवल कर्तव्यों का पालन करे तो ये संसार मधुर और सुख देने वाला हो जाएगा। अब ये संसार को कहे, चाहे एक घर को लीजिए, घर के यदि सारे व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें तो घर का वातावरण सुखमय हो जाएगा। भाई प्रत्येक माता पिता, बच्चे, इन सभी का अपना अपना कर्तव्य होता है। यहाँ से चालू होती है पाठशाला, ठीक, इससे बढ़ कर के आप समाज हो गए, समाज के बाद में आपका एक समझ लीजिए पूरा देश ही हो गया, ठीक। तो ये समझ लो कि देश के लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो जितने भी समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही ये स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से कवि ने बहुत बड़ी बात इस छोटे से पंक्तियों में कहा है। इस अंतिम पंक्ति में बहुत बड़ी बात कही है। इस बहुत बड़ी बात को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है और यदि हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए अत्यंत ये लाभकारी हो जाएगी। अब हम इसका आगे काव्य का सौंदर्य पढ़ेंगे। इसमें काव्य का सौंदर्य में नंबर 1, यहाँ कवि ने लक्ष्मण की सोच में एक साथ दो भावों को समाहित करके अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। यानी लक्ष्मण की सोच में एक साथ दो बातें। अब वो दो बातें कौन सी हैं, इन आपको समझेंगे। पहली बात ऊपर 3 पंक्तियों में है और दूसरी बात नीचे 1 पंक्तियों में है। यह आप सभी समझ गए होंगे क्योंकि व्याख्या आपने पढ़ी है। ऊपर की 3 पंक्तियां जो पहले हमने बताई थी वो नंबर 1 में आती हैं और नंबर 2 में आखिरी वाली पंक्ति आती है। तो ये आप लोगों को भी सोचना चाहिए। आपका परिवार है,
आप बड़े होकर किस पद पे जाते हैं, कितना बड़ा बागडोर आपके हाथ में आती है, या आपके पिताजी या माताजी कहाँ पे हैं, कहाँ पे व्यस्त हैं। और शायद कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं कि पापा जी हमसे बात नहीं करते हैं, पापा जी हमारी इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, हमसे बड़ा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमको लगता है कि हम जो कह रहे हैं, जिससे कह रहे हैं वो हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हमें गलत नहीं सोचना चाहिए कि वो कहाँ पे व्यस्त है, इस बात को सोचना चाहिए। ये आपको सीख लेनी चाहिए इससे कि वो व्यक्ति कहाँ पे व्यस्त है, किस कार्य में लगा हुआ है। यदि कहीं वो व्यस्त है, किसी कार्य में लगा हुआ है, तो हमें अगर वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमें कुछ देर के लिए भूल जाता है, तो हमें कष्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात वह कर्तव्य वाली रहेगी। हमारा क्या कर्तव्य है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे, सभी अच्छे समझदार हैं, हम तो यही मानेंगे आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और फिर आते हैं भाषा, वही रहेगी साहित्यिक खड़ी बोली, रस शांत, गुण माधुर्य, छंद मात्रिक, अलंकार, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार आप लोगों ने पढ़ी होगी। उत्प्रेक्षा अलंकार वही जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार वाचक शब्द होते हैं जन जानो, मन मानो, मनो जनो। इस प्रकार से आज हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण खंड को पढ़ा। अब जो है आप लोगों को शुभकामनाएं, अच्छी प्रकार से तैयारी करते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।